जितने टेलीप्रॉम्प्टर जीवी जमात हिंदुस्तान में है, इन सब की गति जो है ऐसी ही होगी। ये सारे धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। हर एक को पता है कि ये मूर्ख लोग हैं, पीछे से कोई बोल रहा है, और इसीलिए जितने भी टीवी प्रोग्राम हैं उनकी रेटिंग 0 हो गई है। और आप देखिए उसी की वजह से सरकार को लगता है कि लोग जो है गोदी मीडिया को नहीं देखते, सोशल मीडिया को ज्यादा देखते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी सरकार ने रोक लगा दी है। जी। सरकार चाहती है सोशल मीडिया पे रोक लगे, उनकी रीच कम हो। आपको अचानक एक मैसेज आएगा जी 2 महीने के लिए आपको फेसबुक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप अपनी जो आप डाल रहे हो पोस्ट आप ही देख सकते हो। यानी ये समझिए कि फेसबुक जैसा जो टेक्निकल चीज है वो भी जो है मोदी के इशारे पर इसलिए चल रहा है क्योंकि मोदी जी को पता चलता है कि उनके पांव के नीचे जो रेत है वो धीरे धीरे हटती जा रही है। और हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम रविंद्र कुमार जी के साथ हैं जो बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। हफ्ते भर में एक ख़ास तौर पर हम ये संडे का प्रोग्राम ज़रूर रखते हैं। उसके अलावा भी कभी कभी कुछ ख़ास और कुछ हो जाता है तो उस पर भी हम रविंद्र जी से बात करते हैं। आज बहुत ही अहम इशू ये है कि इस हफ्ते में प्रधानमंत्री जी के 2 ऐसे भाषण, एक अधूरा एक पूरा, और उस पूरे में भी क्या कुछ कमियां रहीं। ये बहुत ही अलग किस्म की एक छवि बन रही है प्रधानमंत्री जी की। एक तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ था डावोस समिट में, और एक और तकरीर हुई है उसमें भी कुछ ऐसा लगा कि ज़बान शायद भटक गई। क्या हुआ? इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर बात करेंगे और एक बड़ी तब्दीली हुई है इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट के नीचे जहां अमर जवान ज्योति जो जलती थी वो अब नहीं रही, उसकी जगह बदल दी गई है। उसके बारे में भी बात करेंगे। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये इस हफ्ते में प्रधानमंत्री जी के 2 बड़े अहम वाक़यात हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ तो वो बिल्कुल बगले झांकते रह गए जिसे कहा जाता है, और फिर शायद उन्हें उनके कान में कहा गया कि ये कह दीजिए कि साहब मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। क्या हुआ? क्या कुछ है? क्या इतना टेलीप्रॉम्प्टर पर भरोसा, या ये कहिए कि कोई तैयारी नहीं, सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर ही उनको मदद करता है? किस तरह से है? एक बात आप याद करिए, 2012 में ओबामा जब मनमोहन सिंह से चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने मनमोहन सिंह का शॉर्ट टाइम बोला था SMS। अच्छा, मिस्टर SMS। तो SMS बड़ा प्रसिद्ध था उन दिनों, और उसका एब्रीविएशन ये बनता था सरदार मनमोहन सिंह। तो बड़ा मजाक बनता था कि हमारा देश जो है SMS के थ्रू चलता है। जी। और एक चुटकुला ये भी था ईमेल फीमेल का, कि हमारे यहाँ तो जो है ईमेल से शादी हो जाती है। तो हिंदुस्तानी ने कहा कि हमारे यहाँ तो अभी भी शादी जो है फीमेल से ही होती है। तो मनमोहन सिंह के बाद अगर अब हम देखें तो मोदी जी जो है बड़े कंप्यूटर सेवी हैं। हर टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि अब उनके बारे में कहा जाने लगा है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी हैं। टेलीप्रॉम्प्टर जीवी की बात इसलिए आई क्योंकि हिंदुस्तान पे इस समय जितने भी लोग राज कर रहे हैं वो सारे के सारे टेलीप्रॉम्प्टर जीवी हैं। अच्छा, अंजना ओम का शब्द देखो, वो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी है। रूबी का लियाकत है, वो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी है। वो तो टेलीविजन स्टूडियोज में तो टेलीप्रॉम्प्टर ही होता है। उन्हीं से तो मोदी जी ने सीखा है। हमने भी खबरें पढ़ी हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ही पढ़ते थे। नहीं, मोदी जी ने भी उन्हीं से सीखा है। अच्छा, कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। दिमाग को बोझ नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। पीछे से खबर आती है और आपको सिर्फ पढ़ना है, और जबान लानी है, और सामने वाले को लगता है देखो कितना ज्ञानी आदमी है। हर चीज जो है बिना कॉमा फुल स्टॉप में गलती के पढ़ देता है। हाँ, वो लोग बल्कि कई बार हमसे भी पूछते थे कि भाई क्या आप लोग रट लेते हैं खबर को, क्या करते हैं? ये टेलीप्रॉम्प्टर की कहानी अब मोदी जी के इस वाकये के बाद कुछ ज्यादा मोदी जी के साथ ये हुआ कि आदमी को इतना टेलीप्रॉम्प्टर जीवी नहीं होना चाहिए कि टेलीप्रॉम्प्टर चालक बंद हो जाए या उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए या लाइट चली जाए तब भी आपका शो चलते रहना चाहिए। अच्छा एक्टर वो होता है
कि कोई भी परिस्थिति आ जाए वो उसके हिसाब से इस्तेमाल करके अपने शो को जो है जिंदा रखे। संभाल के निकाल लेता है वो। तो एक बात तो ये सिद्ध हो गई कि मोदी जी जो है पूरे के पूरे टेलीप्रॉम्प्टर जीवी हो गए हैं। और जीवी इस हद तक हो गए हैं कि वो कह रहे थे कि भारत के लोगों में टैलेंट है, विच उसके बाद वो 56 सेकंड चुप बैठे रहे। और जो यानी वो अपना ही टैलेंट नहीं दिखा सके, टैलेंट है ही नहीं, इसका मतलब सेंटेंस पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस पूरा ना करना, इत्तेफाक से रुका भी बड़ी गलत जगह पे, टैलेंट का जिक्र कर रहे थे वो। देखो टैलेंट की बात कर रहे थे, टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, वो सारी वो बातें कर रहे थे जो बड़ी पॉजिटिव होती हैं। और पॉजिटिविटी में एक समझो ये तो ऐसी है कि जैसे हीरो ने गोली चलाई और गोली की जगह जो है वहां पे सामने वाले का गुब्बारा फट गया, तो सबको पता चल जाएगा ये तो नकली गोली है, नकली हीरो है, नकली सीन चल रहा है। तो मोदी जी की ये बेइज्जती नहीं है, ये देश की बेइज्जती है। जी। और देश की बेइज्जती इसलिए है क्योंकि मोदी जी जो है लगातार, पता नहीं मोदी जी के सितारे क्यों गर्दिश में है कि उनका हर दाव जो उल्टा पड़ रहा है। उनकी यही छवि थी कि वो बड़े वक्ता हैं, बड़े भारी बोलने वाले हैं। अरे साहब शुरू में वर्कोहॉलिक एक लफ्ज आया जी, जो अंग्रेजी सीखने वालों के लिए भी नया सा लफ्ज था। बिल्कुल। नहीं, मोदी जी खुद यानी यूनिकॉर्न की बात करेंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कई बार हमें भी डिक्शनरी देखनी पड़ती है कि ये शब्द मोदी जी ने कहाँ से पूछी। नहीं, उनका स्टाफ कितनी मेहनत करता है उन शब्दों को निकाल के लाने। नहीं, वो तो चुराते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्टाफ नहीं है, वो सारे पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और वो कितने प्रतिभावान है सबको पता है। जी। तभी तो मोदी जी MRS जयवर्धन बोल देते हैं, मिसेज जयवर्धन को। तो आप एक चीज समझिए कि मोदी जी जो है वो हमेशा जो है शब्दों के साथ खेलते हैं, और खेलते हैं तो ये शायद उनकी गलती भी हो सकती है, उनकी आदत हो सकती है। जैसे उन्होंने ड को दा पढ़ देते थे तो डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। इसी तरह मोदी जी ने अभी हमने देखा कि वो लड़कियों के ब्रह्म कुमारियों के सम्मेलन में गए और वहां उन्होंने कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। बताइए। अब मैंने कई बार सुना बेटी पटाओ प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कोई बात नहीं समझ आई। फिर मैंने कहा जिस पृष्ठभूमि से ये आते हैं, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये अनपढ़ों की जमात है, तो खाली वक्त में जो है ऐसी बातें करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि इनका एंटरटेनमेंट भी बहुत घटिया है। नहीं, मैं इसको एक वैज्ञानिक सोच वाली बात कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा लेखक हुआ है, उसका नाम है डेसमंड मॉरिस। वो क्यूरेटर था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के चिड़ियाघर का वो क्यूरेटर था, तो वो बंदरों का अध्ययन करता था। तो उसने कई किताबें लिखी, मैन वॉचिंग, द नेकेड ऐप, द ह्यूमन जू। तो उसने बंदरों का अध्ययन किया और उसने देखा बंदर जो है उन्हें इस वक्त पे खाना मिल जाता है, जो टाइम होता है, वक्त पे सो जाते हैं, वक्त पे सारी सुविधा मिल जाती है। तो उसने देखा उनके जीवन में ऊब आ गई, और ऊब आने के बाद वो जो है उनका सारा ध्यान जो है सेक्स पे चला गया। तो वो बंदर जो थे मास्टरबेशन करते थे और होमोसेक्सुअल हो गए। तो उसने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी की वजह जो है वो एक बड़ी वजह ये है कि वो बंदर जो है उनके जीवन में कोई चुनौती नहीं है। जब आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो ऊब के शिकार हो जाते हैं, तो आप ऐसे ही काम करते हैं। इसलिए आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि RSS एक पहला संगठन है हिंदुस्तान का जिसने कहा कि समलैंगिक गे रिलेशनशिप को मान्यता मिलनी चाहिए। इनके बड़े बड़े प्रचारक कहते हैं कि भाई जो हमारे प्रचारक हैं उनकी भी तो शारीरिक जरूरतें होती हैं, उनको सेक्स की छूट होनी चाहिए, क्योंकि RSS में एक ही प्रण लिया जाता है कि आप जो है स्त्री से, पुरुष से दूर रहोगे, सेक्स संबंध नहीं रखोगे, सन्यास की तरह रहोगे। लेकिन सारे के सारे प्रचारक जो है पूरी भोगी मिलेंगे, यानी उनके जीवन में जो इस चीज मतलब नॉर्मल शादी करके नहीं जिएंगे, एबनॉर्मल तरीके से जिंदगी जिएंगे, यानी झूठ बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता एबनॉर्मल नॉर्मल, मैं कहता हूँ कि आदमी का सबसे बड़ा जो बुराई है वो पाखंड है। पाखंडी आदमी सबसे बुरा आदमी होता है। दिखावा कुछ, हकीकत हाँ, कथनी कुछ करनी कुछ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो ये सारे लोग जो है झूठी जीवी हैं इसलिए। और झूठ जीवी इसलिए हैं कि मैं मोदी जी की बात देखता हूँ, जब उन्होंने कहा कि लड़की बचाओ और लड़की पटाओ, तो ये नहीं समझो कि अचानक मुंह से गलती से बात निकली, ये मैनिफेस्टेशन है जो इन्होंने लगातार सोचा है। और मोदी जी औरतों के बारे में मैं हमेशा देखता हूँ सेक्सियस रिमार्क करते हैं। कभी वो कहेंगे जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सबको याद है किसके बारे में कहा उन्होंने एक औरत के बारे में कहा कि न्यू जर्सी गाय है, तो वो सोनिया गांधी के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि लड़की अगर अचार बेचे तो ज्यादा बिकेगा, तो वहां भी वो सेक्स लिया है। उन्होंने कहा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई करती हैं, ये भी मोदी जी ने ही कहा। इसका मतलब फिर वो सेक्सियस रिमार्क हो गया। वो बहुत ही घटिया किस्म की चीजें
बार बार बोलते रहे हैं। नहीं, बार बार क्या, उनका बचपन इसी बात में बीता। उन्होंने कहा कि मैं जब बचपन में छोटा था, स्कूल जाता था, तो मैं लड़कियों की चुन्नी में पीछे स्टेपल लगा देता था। जबकि ये बात पूरी झूठी है, क्योंकि ना उस जमाने में स्टेपल की आविष्कार हुआ था, ना स्टेपल सुलभ था, और जो मोदी जी वडनगर में रहते थे वहाँ स्टेपल नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी ने, और लड़कियों को उस समय भी उन्होंने किसी तरह वो पीड़ा पहुंचाते थे। मुझे याद है हरिद्वार में गया तो वहाँ पर, ये बात मैं बता रहा हूँ 1980 के आसपास की, तो लड़के इतने बदमाश थे, वो ऑलपिन रख के घूमते थे, और जो लड़कियां मिलती थी उनके हिप्स पे जो है ऑलपिन चुबा देते थे। तो वो लड़की बड़ी तेजी से चीखती थी, उसके बाद वो गायब हो जाते थे। तो ये एक परवर्जन है आदमी का, और ये मैनिफेस्ट होता है। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी उम्र 72 साल है, उनसे देश को प्रेरणा मिलनी चाहिए। लेकिन उनके जबान में, तलफ्फुज में अगर ये बात आ जाए कि लड़की पटाओ, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उनकी परवरिश में, उनकी जो संस्कार हैं, उनकी जो पैदाइश है, उसमें गड़बड़ है। जो सोच है, सोच ही परवर्टेड है। मैं तो कहता हूँ ये सोच परवर्टेड है, क्योंकि स्वाभाविक जीवन नहीं जीते, और ये स्वाभाविक जीवन नहीं जीते, तो इसलिए जो है देश में, समाज में ये कुरीतियों को ही पैदा करते हैं। ये देश को अच्छी प्रेरणा नहीं दे सकते। और इसीलिए आप देखेंगे कि आदमी का, फ्राइड ने कहा है कि 3 तरह का उसका सोच होता है। एक आपका एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड में तो आदमी कॉन्शियस बात करता है, बड़ी अक्लमंदी की बात करता है। लेकिन जो उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें उसकी सच निकल आती है। तो इसीलिए आप देखेंगे गुस्से में आदमी का सच निकल आता है। जी, किसी आदमी से, जैसे हमारे वकालत में हमें सिखाया जाता है कि अगर किसी आदमी से सच उगलवाना है क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो आप ऐसा काम करो उसे गुस्सा आ जाए। हाँ, उसको गुस्सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सामने वाला गुस्सा दिलाना चाहता है ताकि आप हकीकत बोल जाए। जो जी हाँ, जैसे वक्त फिल्म में आता है कि वो जो मर्डर किया होता है राय साहब ने, रहमान ने, तो वो उसको गुस्सा दिलाता है, सुनील दत्त, और जब उसे वो गुस्सा दिलाता है तो वो अपनी वो जो है छड़ी में से चाकू निकाल लेता है, और वो सच बोल देता है कि नहीं, ये चाकू वो नहीं है जिससे आला कत्ल ये नहीं है। जी। तो आप समझे, गुस्से से आदमी बोल देता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस समय सिंगल ट्रैक का हो जाता है, उसका लॉजिक खत्म हो जाता है। तो मोदी जी ने ये जो बातें बोली हैं, और जो उनका, जो मैंने कहा, ये जितने टेलीप्रॉम्प्टर जीवी जमात हिंदुस्तान में है, इन सब की गति जो है ऐसी ही होगी। ये सारे धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। हर एक को पता है कि ये मूर्ख लोग हैं, पीछे से कोई बोल रहा है, और इसीलिए जितने भी टीवी प्रोग्राम हैं उनकी रेटिंग 0 हो गई है। और आप देखिए, उसी की वजह से सरकार को लगता है कि लोग जो है गोदी मीडिया को नहीं देखते, सोशल मीडिया को ज्यादा देखते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी सरकार ने रोक लगा दी है। जी। सरकार चाहती है सोशल मीडिया पे रोक लगे, उनकी रीच कम हो। आपको अचानक एक मैसेज आएगा जी 2 महीने के लिए आपको फेसबुक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप अपनी जो आप डाल रहे हो पोस्ट आप ही देख सकते हो। यानी ये समझिए कि फेसबुक जैसा जो टेक्निकल चीज है, वो भी जो है मोदी के इशारे पर इसलिए चल रहा है क्योंकि मोदी जी को पता चलता है कि उनके पाँव के नीचे जो रेत है वो धीरे धीरे हटती जा रही है, और जब खिसकती है तो आदमी आए बाएं शाएं करता है। और इसीलिए मोदी जी का पर्दाफाश हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा, इसका जो सबके लिए इसके जिम्मेदार है, वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने क्या किया कि मोदी जी को और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, मोदी जी का समर्थन करने के लिए ये कर दिया कि रैलियों पे रोक लगा दी। अब रैली नहीं होगी। अब रैली नहीं होगी तो क्या होगा, वर्चुअल एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जैसे दावोस वाली हुई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग दावोस में हो रही थी, लेकिन मोदी जी अपने घर बैठे थे तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। तो अब जो है मोदी जी की एक छवि जो बनती थी पब्लिक रैली में कि जी बड़े महाबली हैं, बड़े जनता प्यार करती है, अब सबको जब भी मोदी जी की शक्ल देखेंगे तो ये याद आ जाएगा, ये आदमी तो पढ़ के बोल रहा है। आप देखिए, राष्ट्रपति भी हमारा जो है पढ़ के ही बोलेगा। अभी 25 जनवरी को जो भाषण देगा ना गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे, तो उसमें कोई गर्म जोशी वो नहीं होती। आदमी के तलफ्फुज में भी वो जोर नहीं आता। वो तो पहले से रिकॉर्डिंग करा ली जाती है और एडिट होता है। रिकॉर्डिंग नहीं, वो लिखा होता है, स्क्रिप्ट में ही लिखा होता है। मैं वो कमाल खान जो अभी एनडीटीवी के जो बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे जिनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि रामदेव के साथ जो दूसरे महाराज घूमते हैं, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर आरोप लगे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और उसके बाद वो रोने लगे। तो जब वो रोने लगे तो वो सीन बन गया, खबर बन गई। खबर बनने के बाद कमाल खान ने गलती से वो जो स्क्रिप्ट थी, वो जो मेज पे रखी थी, वो उठा ली। तो उसमें कमाल खान ने बाद में पढ़ के बताया कि इसमें लिखा था ये कहना है, ये कहना है, फिर एक जगह लिखा था अब रोना है। अच्छा।
तो उन्होंने कहा कि रोया भी उसी समय जब वो लिखा हुआ है रोना है। ये बहुत ही देखिए, सही पत्रकार जो होता है वो इसी तरह से होता है, हकीकत बता देता है। जिस तरह से पिछले दिनों बीबीसी वालों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की वीडियो पब्लिक कर दी, हालांकि उसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिसर्वेस कर तो कुछ जिसे आज के जमाने में कहा जाए बदमाश पत्रकार जो होते हैं। बदमाश नहीं, देखिए ये लड़ाई हमेशा अक्लमंद और बेवकूफ की है। बेवकूफ समझता है कि मैंने जो है, जैसे कबूतर सोचता है ना, मैंने आंख बंद कर ली तो बिल्ली को नहीं दिख रहा, तो बेवकूफ आदमी है। अक्लमंद आदमी हमेशा देख लेता है। और आप देखिए जो टेक्निकल वो अब जो सर्विलेंस है या टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज है, वो ये है कि आपके फोन के बंद होने के बावजूद भी वो हर चीज निकाल लेंगे। बिल्कुल। यानी कि मैं कहूंगा अगर आप बेडरूम में अपनी बीवी के साथ कह रहे हो कि कार खरीदनी है, तो अगले दिन से आपके मोबाइल पे और फेसबुक पे जो है कार के एडवर्टाइजमेंट और ऑफर आने लगेंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो साइलेंट है ये बंद है, ये बंद नहीं है, ये उस समय भी एक्टिव है। ये आपकी सारी बात सुन रहे हैं, सबसे बड़ा जासूस है। उस वक्त भी जासूसी हो रही है। अच्छा, ये अब हम पूरा देश जो है वो रिपब्लिक डे की तरफ बढ़ रहा है, और ये क्या हुआ इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है उसकी क्या कहानी है? इंदिरा गांधी जी ने इसको शुरू किया था और उसमें बताया जाता था कि उसमें गैस सिलेंडर नीचे लगते हैं और वो बार बार चेंज होते हैं, और अब वो इस सरकार ने कुछ तब्दीली की है। वो क्या है और आपके अपने ज्ञान के हिसाब से उसका क्या कुछ असर होने वाला है, क्या कुछ है? देखिए, अंग्रेजों यानी जो भी राजा होते थे वो आते थे तो अपनी एक निशानी हमेशा बना के छोड़ते थे। कहीं विजय स्तंभ बोलते हैं उसे, जैसे हिंदुस्तान में हुआ है तो उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया। फिर उसके बाद जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और जीती उन्होंने, तो उन्होंने इंडिया गेट बनवाया, क्योंकि तब तक जो है राष्ट्रपति भवन पूरा हो चुका था और जो लुटियन जोन का जो पूरा कंसेप्ट था वो बन चुका था। तो उसमें वो जगह थी, तो वहां पर वैसे तो वो वहां के राजा की एडवर्ड एड्स की वहाँ मूर्ति लगनी थी। लेकिन जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मामला हुआ और वो जीत गए, तो उन्होंने जो भारत के शहीद जितने भी लोग हुए थे, सिपाही हुए थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, गोरखा जितने भी थे, उन सबके नाम इंडिया गेट पे खुदवाए हैं कि ये लोग इस शहीद हुए और उनकी याद में। इंदिरा गांधी ने क्या किया, जब हम 1971 की लड़ाई जीते और बांग्लादेश को सरेंडर करना पड़ा, तो 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने वहां पर अमर जवान ज्योति शुरू की, और वो एलपीजी गैस जो सिलेंडर आता है उससे जलती थी। उसके बाद अब जो है कनेक्शन हो गया, जैसे घरों में आ रही है पाइप वाली लाइन, तो वो पाइप लाइन से लगता है, अब वहां पर वो लाइट जलती है। तो उसमें क्या है कि अगर हम वास्तु देखें तो वास्तु के हिसाब से इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को जैसे ही अमर जवान ज्योति जलाई, तो अमर जवान ज्योति के बारे में शायद बहुत कम लोगों को एक बात पता है कि जो प्रेसिडेंट हाउस में जो अशोका हॉल है, उसमें जहां राष्ट्रपति खड़ा होता है, यानी पुराने टाइम में जो ब्रिटिश का वायसराय खड़ा होता था या ब्रिटेन की महारानी आई तो वो जहां खड़ी हुई, तो उसके कदमों के बराबर इंडिया गेट की जो सबसे ऊंची ज्योति है वो बराबर है। अच्छा, रायसीना हिल है और हिल पे जो है अशोका हॉल है। अशोका हॉल के पेडेस्टल पे आप खड़े होंगे तो आपके जहाँ कदम होंगे और आप जो दूर जाएंगे इंडिया गेट पे, तो इंडिया गेट का जो सबसे ऊपर का जो गोल घेरा है वो आपके कदमों में आता है। तो ये उसकी एक सोच थी जिसने बनाया था। अब उसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने आग लगा दी। आग लगने से क्या है कि वो ईस्ट एरिया है, ईस्ट में आग लगने से इंदिरा गांधी के पतन की शुरुआत जो है 26 जनवरी 1972 से ही शुरू हुई, उसके बाद वो चैन से नहीं सो पाई। तो ये हम कहते हैं वास्तु दोष। अब मोदी जी चूंकि चाहते हैं कि कांग्रेस की सारी निशानियों को तरीके से मिटाया जाए, तो वो क्या करते हैं कि कोई उसमें कोई नई परिवर्तन कर दो। परिवर्तन उन्होंने क्या किया कि एक जो है नेशनल वार मेमोरियल बना दिया, और नेशनल वार मेमोरियल बना के एक जो है खंबा खड़ा कर दिया। वो याद होगा आपको, देखा भी होगा। अब वो पब्लिक के घूमने के लिए भी बंद हो गया, उसमें टिकट भी लग गया है, उसमें टाइमिंग भी है, तो लोग जाते नहीं वहाँ। अब मोदी जी ने कहा कि ये जो इंदिरा गांधी की याद आएगी कि यहाँ अमर जवान ज्योति चल रही है, इंदिरा गांधी ने शुरू की थी 26 जनवरी को। इंदिरा गांधी ने शुरू किया था कि मैं वहाँ जाऊँगी, शहीदों को सलामी दूंगी, और तो राष्ट्रपति के पैरेलल जो है एक नया इवेंट शुरू हो गया था। अब मोदी जी ने कहा कि इसको चेंज किया जाए, तो उन्होंने एक यानी ये समझिए 2 दिन पहले ही ये व्यवस्था कर दी कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया जाए, और जो नेशनल वार मेमोरियल है वहाँ की जो वो खंबा है उस पर नई ज्योति जला दी जाए। और उसके लिए भारत सरकार ने कहा है जी खर्चा बढ़ता था,
मुझे इनके सारे तर्क पसंद आते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी का तर्क पसंद नहीं आया कि 2 जगह मशाल चल रही है और भारत सरकार को खर्चे की चिंता हो गई। यानी जिस देश का प्रधानमंत्री काशी में नहाने के लिए 6.5 करोड़ खर्च कर दे, आधे अधूरे घाट पे नहा ले, जो अपने लिए 12 करोड़ की जो है कार मंगा ले, जो अपने लिए 8400 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज मंगा ले, वो भारत सरकार कह रही है जी जवानों की याद में जो ज्योति जलती है उसका खर्चा ज्यादा पड़ रहा था। तो ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए कि जवानों के नाम पे चल रही है तो आप खर्चे की याद आ रही है। यानी कि मोदी जी को ये याद नहीं आएगा कि मेरा जूता 8000 का है, लेकिन वो जो जवान जो सीमा पर खड़ा है लद्दाख में या लेह में, और उसके जूते को कहेंगे जी 800 रुपए का क्यों पहनता है, ये सस्ता कर दो, 400 रुपए का कर दो, इसका जो इनर पहनता है वो सस्ता कर दो। तो ऐसा काम करने वाला, सोचने वाला बड़ा नीच किस्म का आदमी होता है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मोदी जी में वो सारे इस तरह के अवगुण प्रकट हो रहे हैं। अब जब मोदी जी ने लगा दिया तो मेरी आज ये कहना है आपको कि कल से ही मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वास्तु उन्होंने खराब कर दिया राष्ट्रपति की। अब जो है ईस्ट में जहां पर की आग जल रही थी वो और ज्यादा ईस्ट में चली गई, तो दूरी नहीं बढ़ी, ईस्ट से उसकी करीबी बढ़ गई। तो करीबी बढ़ने की वजह से आप समझिए कि कल से आप आज सुन रहे हैं, कल से मोदी जी के और ज्यादा बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और आप इसको लिखते रहिए कि जिस तरह इंदिरा गांधी को विरोधियों ने या लोगों ने या जन आंदोलनों ने चैन से नहीं रहने दिया, ये आखिरी दिन है मोदी जी के चैन से सोने का। अब ये अभी कहते थे 18 घंटे, मैं कहता हूँ कि 24 घंटे जगह करेंगे। तो ये बहरहाल नई इतने सिर्फ इसको बदलने के लिए वॉर मेमोरियल पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया। बिल्कुल सिर्फ ये कि भाई मैं औरों के याददाश्त को कैसे बदलूं, कैसे बनूं। मोदी जी का तो बस इन चला, नहीं तो 26 जनवरी की जगह 30 जनवरी को मनाया करेंगे। सेंट्रल विस्टा का हर चीज को उन्होंने बदल दिया। जैसे बजट आता था 28 तारीख को, अब बजट 1 फरवरी को आएगा, 28 दिन पहले कर दिया। यानी जो बजट जो है लागू होना है 1 अप्रैल से, उसको 1 फरवरी पे ले आए। तो इसलिए कि मैं नई परंपरा डाल रहा हूँ। तो मोदी जी ऐसी परंपराओं को डालने के बड़े शौकीन हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसका नुकसान और फायदा क्या होगा। जी। अब बजट आएगा, संसद शुरू होगी, उसी दिन जो है बीटिंग रिट्रीट चलेगी। तो ये जो डेट्स हैं ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती रहती हैं। तो अंग्रेज जो थे या जो भी अच्छा शासक होता है हर चीज की प्लानिंग करता है, लेकिन मोदी जी पहले उसकी घोषणा कर देते हैं, फिर कहते हैं जी तुम ढूंढते रहो। जैसे नीति आयोग उन्होंने बनाया, तो नीति आयोग उन्होंने घोषणा कर दी कि नीति आयोग मैं बना रहा हूँ, और नीति आयोग बन के उन्होंने योजना आयोग खत्म कर दिया। तो मैंने एक आर्टिकल लगाया भी नीति आयोग का एब्रीविएशन क्या बनता है, पूरा मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो मैंने कहा भाई तुम मूर्ख हो, पहले कह रहे हो नेशनल इंस्टीट्यूट और फिर पीछे दम छल्ला जोड़ दिया आयोग कमीशन। तो वो जो PIO था वहाँ का, उसने कहा भाई साहब हमें आप माफ करो, आपने डाली तो इसे हमें नाम बनाना पड़ा, तो हमने जोड़ तोड़ करके तो बना दिया। अब इसमें आयोग और इंस्टीट्यूट 2 जगह आ गया, तो इसका जवाब मोदी जी दे सकते हैं, और मोदी जी से मैं पूछ नहीं सकता। जी मोदी जी से पूछ नहीं सकते। ये एक अजीब बात है, ऐसा शासक जिससे कोई सवाल ना कर सके। मुझे याद है कि मोनेटाइजेशन जब हुआ तो उसके बाद में दबी बात आई कि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता ना चला कि ये मोनेटाइजेशन ये किया जा रहा है। और जिस तरह से हर फैसले को अचानक किया गया, आर्टिकल 370 को आप देख लीजिए, और बहुत से कानून लाए गए अचानक। तो ये अलग ही किस्म की सरकार है, ये बात सामने आई। और प्रधानमंत्री जी पिछले हुकूमतों के जितने भी निशान हैं वो सब खत्म करके अपने कुछ छोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, आप देखिए मोदी जी जादूगर हैं। हाँ, जादूगर क्या करता है, वो आपको चकित करता है। जी। एक ही उसका एलिमेंट होता है। हाँ। कि यू हैव गॉट सरप्राइज। हाँ। कि ये कबूतर निकल आया, ये इसमें से खरगोश निकल आया। तो ये तो बच्चों की सी भी हरकत है ना। छोटा बच्चा जो है वो अक्सर अक्लमंद आदमी 100 बार सोच के करता है, हाँ। और बेवकूफ आदमी जो है बिना सोचे कर देता है। यही तो फर्क होता है। जी। तो ये मत सोचिए। ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही, लेकिन बहरहाल हकीकत तो यही है जो हमारे सामने आई। टेलीप्रॉम्प्टर से कहानी हमारी शुरू हुई थी और इंडिया गेट पर आकर के बात ख़त्म हुई, लेकिन सारी बातें बहुत ही अहम हैं, सोचने समझने वाली हैं, और हर इंसान के पास अकल है। अकल से फैसला करे कि आखिर देश में क्या कुछ हो रहा है और क्या होना चाहिए था। ये इसी फैसले के साथ साथ मेरे ख्याल से हम अपने
कॉन्शियस सबकॉन्शियस सबको जिंदा रखें, जागा हुआ रखें, जीवित रखें, तो मैं समझता हूँ चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।